बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 15 साल की बेटी थी कि अचानक उसको चक्कर आया और वो गिर गई। मैं उसे लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उसे चेकअप के लिए कमरे में ले गए और 1 घंटे के बाद वापस आए तो डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी के पेट में रिसौली है, उसका 1 महीने बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी उम्मीद से है, रसौली नहीं है। ये सुनकर कदमों तले से जान निकल गई और बेटी को लेकर दूसरे क्लिनिक गई। वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी बेटी 1 महीने पहले ही हामला हुई थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने मेरी बेटी के साथ। मेरा नाम मलाला है। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। मेरी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 15 साल थी और उसका नाम मीना था। मेरी बेटी बहुत ही प्यारी थी। सब कहते थे कि बिल्कुल मुझ पर गई है और मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। स्कूल में पढ़ रही थी। आजकल उसके स्कूल में पेपर हो रहे थे। एक दिन उसे स्कूल भेजा तो उसकी टीचर का फ़ोन आया कि आपकी बच्ची को चक्कर आए हैं। स्कूल वाले भी बड़े अजीब थे। चक्कर आ गए थे तो खुद हॉस्पिटल ले जाते। माँ बाप को बुलाया कि आकर ले जाएं। मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था कि जब वो इस दुनिया में आई उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैं जल्दी से स्कूल भागी और उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई। स्कूल के करीब ही मुझे एक डॉक्टर का क्लिनिक नज़र आया जहाँ पर मैं उसको लेकर गई। डॉक्टर ने उसको थोड़ा बहुत चेकअप किया और कहा कि लगता है कि इसके पेट में कोई मसला है। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, आप पर्ची बनवा कर लाएँ, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा और आप इधर ही बैठे। मैंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती, अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपकी बच्ची आपको वापस कर दी जाएगी और फिर रिपोर्ट देखकर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है। इतनी छोटी बच्ची अचानक से बेहोश हो गई और होश नहीं आ रहा तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा मसला होगा। आप दुआ करें। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा शौहर भी शहर से बाहर गया हुआ था और उसका फ़ोन तो सुबह से बंद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 1 घंटे के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि आपकी बेटी को होश आ गया है और थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आपको अंदर बुला लिया जाएगा। मेरी बेटी को होश आ गया था लेकिन अभी भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने अस्पताल से उसे जूस लेकर पिलाया और पूछा। उसने कहा कि मुझे बैठे बैठे ही चक्कर आ गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और सब कुछ बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के पेट में छोटी सी रसौली है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी के पेट में रसौली है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने तो सुना था कि रसौली सिर्फ शादीशुदा औरतों या उम्र रसीदा औरतों में होती है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल तो कुछ भी हो जाता है, आप परेशान नहीं हो। बीमारी उम्र देख के थोड़ी आती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ लोगों में, कुछ ज़्यादा कम लोगों में होती हैं, लेकिन वो हतमी नताइज नहीं है। आपकी बेटी के पेट में छोटी सी रसौली है। मैंने कहा कि अब क्या किया जाए तो उसने कहा कि 1 महीने तक दवाइयाँ खिलाएं, खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक हुई तो फिर छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन नहायत ही माइनर ऑपरेशन होगा, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई कि मेरी बेटी के पेट में रसौली बन गई है और अगर ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं 1 महीने तक दवाइयाँ खिलाऊंगी। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी बेटी बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अगर कोई डॉक्टर किसी छोटी बच्ची की तारीफ करता है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी 15 साल बेटी की वो तारीफ कर रहा था। खैर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, शायद ये सब कुछ नॉर्मल। वैसे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी थी भी। बेटी को मैं घर ले आई तो उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। कहने लगी कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और कमर में भी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे रसौली की वजह से टांगों और कमर में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, दिल भी मतलाने लगेगा और कुछ खाने को भी दिल भी नहीं करेगा। ये सब कुछ रसौली की वजह से होगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस दवाइयाँ जारी रखनी हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं बेटी को लेकर आई। शौहर ने बताया तो उसने कहा कि भाई आजकल तो कुछ भी हो जाता है, कोई बात नहीं, इसका ख्याल करो। स्कूल गई। मीना की टीचर को भी समझाया कि अगर इसकी तबीयत ख़राब हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पेपर होने वाले थे इसलिए उसको छुट्टी नहीं करवा सकती थी। इस बीच में मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी के साथ कोई मसला है और वो उस बात को छुपा रही है।
मुझे ये बात मोहल्ले की एक औरत ने बताई। उसने कहा कि तुम्हारी बहन अपनी बेटी को लेकर सुबह कहीं जा रही थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर भी ऐसी कोई बात उसने नहीं बताई। और गुड़िया की तबीयत ख़राब थी तो कम से कम मुझे तो बता देती। बहन की बेटी का नाम सारा था, लेकिन हम प्यार से उसे गुड़िया कहते थे। उसकी उम्र भी मेरी बेटी जितनी ही थी। मेरी बेटी उससे 1 साल बड़ी थी शायद। मैंने सोचा कि चलो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कौन सा इतना दूर है, चली जाती हूँ, वरना कहेगी कि बेटी की तबीयत ख़राब थी तो पूछने नहीं आई। लेकिन जब मैं गई तो बहन ने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत इसलिए ख़राब थी कि उसका पेट ख़राब था। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक ठाक है। तुम्हें किसने कह दिया? मैंने कहा कि मुझे तो 17 नंबर वाली हमीदा ने बताया कि सुबह सुबह तुम उसे लेकर जा रही थी और वो बहुत बीमार लग रही थी। तो बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने किसी और को देखा होगा। मैं भी हैरान रह गई कि हमीदा से गलती तो नहीं हो सकती थी, वो मेरी बहन की भी अच्छी दोस्त थी और मेरी भी। मैंने कहा अच्छा गुड़िया को बुलाओ, मैं उससे मिल लेती हूँ, फिर चलते हैं, घर जाके खाना भी बनाना है। तो मेरी बहन ने कहा कि वो तो स्कूल गई हुई है। मैंने कहा इतवार के दिन भी बच्ची को स्कूल भेजती हो तुम? तो वो घबरा सी गई और उसने कहा कि नहीं, वो स्कूल नहीं गई है, ट्यूशन पढ़ने गई है, आजकल नंबर अच्छे नहीं ला रही थी इसलिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पता नहीं क्यों मेरी बहन घबरा रही थी। थोड़ी देर के बाद गुड़िया की आवाज़ आई। वो अपनी माँ को पुकार रही थी और आवाज़ से बहुत बीमार लग रही थी। लेकिन मेरी बहन ने ऐसे बात घुमा दी कि जैसे उसने भी नहीं आवाज़ सुनी और मैंने भी नहीं। कहने लगी कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे भी देर हो रही है, आपके भाई को अगर खाना देर से मिले तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तुम जाकर खाना बना लो, मैंने भी खाना बनाना है। मैंने कहा गुड़िया की आवाज़ आई थी। तो कहने लगी कि बाहर से आई होगी, पता नहीं मेरी बहन इतनी अजीब तरीके से क्यों पेश आ रही थी। अगर गुड़िया घर में ही थी तो उसने मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया, और अगर उसकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे बता क्यों नहीं रही थी। लगता है मेरी बहन ने कोई चक्कर चलाया था, कोई ऐसी बात थी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि सारी ज़िंदगी उसने मेरे साथ मुकाबले लगाए थे। उसका शौहर बहुत ज़्यादा अमीर था, खूबसूरत भी था। मेरा शौहर ज़्यादा अमीर नहीं था, गवर्नमेंट की नौकरी करता था। हर बार मुझे ताने देती थी कि तुम कितनी प्यारी थी, फिर तुम्हारी दफ़ा अम्मी अब्बू की आंखों पर लगता है पट्टी बंधी थी, कैसे इंसान से तुम्हारी शादी करवा दी। उसका शौहर तो शादी के 4-5 साल बाहर के मुल्क में रहा था, वहीं से आया, फिर यहाँ अपना कारोबार शुरू किया और उसकी बाहर की कमाई थी। बहुत दिल जलाती थी मेरी बहन मेरा। खैर अल्लाह ने उसको पहली औलाद बेटा दी थी और मुझे बेटी। उसके बाद मैं फिर से माँ ना बन सकी, इस बात पर भी उसने मुझे ताने दिए जो मैंने चुपचाप सुना। सोचा था कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसे मिलने चली आई, लेकिन उसने मेरे साथ कितना अजीब रवैया रखा। हमीदा को भी मैंने ये बात बताई तो फिर 2 हफ्ते बाद हमीदा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि उसकी बेटी बीमार नहीं है, उसने कहीं चक्कर चलाया था और औलाद होने वाली थी। मोहल्ले की डॉक्टर से सुबह सुबह उसका ऑपरेशन करवा कर आ रही थी। मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया कि छोटे छोटे बच्चों के इस किस्म के हालात। 14 साल की उम्र होती ही क्या है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र भी कम थी, लेकिन हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। और यहाँ पर 14 साल की बच्ची ने ना सिर्फ किसी से चक्कर चलाया बल्कि बच्चा भी पैदा किया। और जब माँ को पता चला तो माँ ने उसका अबॉर्शन करवा दिया और फिर दुनिया भर से झूठ भी बोल रही है। उस दिन उसकी बेटी घर पर ही थी और बीमार थी, शायद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि अबॉर्शन के बाद औरत की तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे उससे मिलने नहीं दिया कि मैं कहीं मामले की तह तक न पहुँच जाऊँ। मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी मुझ पर कीचड़ उछाला था, वो भी बिला वजह, ऐसी बातों के लिए जो कि किसी के साथ भी हो सकती थी। अगर मेरा शौहर बदसूरत था तो ये तो एक नॉर्मल बात थी। खूबसूरत मर्द तो वैसे भी बहुत कम होते हैं। उसकी कमाई कम थी तो आजकल किसकी कमाई अच्छी होती है। हलाल की कमाई से तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाई जा सकती है। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी और उसके बाद मैं बांझ हो गई तो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत थी, लेकिन उसने मेरे हर मामले में टांग अड़ाई, फिर मेरी मुसीबतों पर मुझे ताने दिए। मैं कैसे मामला छोड़ सकती थी। मैं भी पहुंच गई उसके घर आज सारे हिसाब बराबर करने के लिए। पर जाकर उसे पूछा कि क्या हुआ है गुड़िया को, तो वो फिर से झूठ बोलने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है, तुम क्लिनिक वाली के पास गई थी और ये सब कुछ करवा कर आई हो। तो कहने लगी कि नहीं, वो तो उसने गर्म चीज़ें खा ली थी बहुत ज़्यादा,
انڈے بہت شوق سے کھاتی ہے، 4 کھا جاتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ شرم کرو، ابھی بھی اس معاملے پر تم پردہ ڈال رہی ہو، اپنے شوہر کو بتایا ہے یا نہیں؟ میری بہن کی آنکھوں میں ڈر ابھرا۔ مجھے اسے آج ذلیل کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا تھا۔ لگتا ہے اس نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ بتا دو تو اچھا ہے، ورنہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھالو گی؟ ایک دفعہ تو تم نے اس بات کو چھپا لیا ہے، بے شک زمانے والے کو پتہ نہ چلے، لیکن جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کو پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کو ہی دیکھ لو، 14 سال کی عمر میں اس نے کیا کچھ کر لیا، تو کل کو کسی 20 سال کے لڑکے سے بھی اس کی شادی کرواؤ گی نا، تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے کیا کر کے آئی ہے۔ آج میری بہن کی زبان بند ہو گئی تھی، اس کا سارا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ میں نے یہی کہا کہ گھر کی بچی ہے، میں تو بدنامی نہیں پھیلاؤں گی اس کی، بس اب اس کی شادی کر دو جلدی جلدی، اور جہاں بھی شادی کرو ان کو یہ بات پہلے بتا دینا، نہیں تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری بہن ایک لفظ نہ بولی اور میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ آج مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ جو ہوا تھا اس کے ساتھ بہت غرور تھا اس کو۔ آج بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے ساتھ بہت غرور تھا۔ اسے اپنے اوپر غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوائیاں شروع کروائی ہوئی تھیں، اس کی طبیعت بھی تھوڑی بہت خراب رہتی تھی۔ کبھی کہتی تھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی اسے الٹی آ جاتی تھی، کبھی کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی اچانک سے کہتی تھی بھوک لگی ہے۔ ڈاکٹر کو کہا ایک دفعہ فون کر کے طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس کے بعد 1 مہینہ پورا ہونے والا تھا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، آپریشن ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ اپنے شوہر کو بھی بتایا تھا، اس نے کہا کہ جا کے چیک اپ کروا لو، اللہ خیر کرے گا، ہو سکتا ہے رسولی ختم ہو گئی ہو۔ کم عمر بچیوں میں بیماریاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں، اگر نہیں ہوئی تو کروا لیں گے آپریشن، اور کیا کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ راستہ بھی تو نہیں ہے۔ رسولی بڑھ گئی تو پھر آپریشن بھی میجر ہو جائے گا، ابھی تو مائنر ہوا، 1 سے 2 ٹانکے لگیں گے، 3 دن شاید ہاسپٹل میں رکھیں، اور 1-2 مہینے کے ریسٹ کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی اپنی بیٹی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر نے تسلی دے کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر سے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا، ادھر ہی بیٹھیے۔ ٹیسٹ کروایا، پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا، سب کچھ کروایا، 2-3 گھنٹے وہیں پر لگ گئے۔ اس کے بعد رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک بات بتانی ہے، غور سے میری بات سنیں۔ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں کوئی رسولی نہیں ہے، بلکہ یہ امید سے ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس ٹائم بھی شاید غلطی ہوئی تھی، کیونکہ بہت ہی شروع کے دن تھے، وہ رسولی نہیں تھی، آپ کی بیٹی امید سے ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے پتا ہے، لیکن آج کل تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اپنی بچی پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے ڈاکٹر پہ غصہ آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے یہ کیوں کہا تھا کہ رسولی ہے؟ اگر اسے ٹائم مجھے بتا دیتا تو تب تک شاید معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا تم ڈاکٹر نہیں ہو، لگتا ہے تم نے اپنی پڑھائی پوری نہیں کی ہے اور جھوٹ کے ڈاکٹر بن کر یہاں بیٹھے ہو، تمہیں تو میں پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ ڈاکٹر کافی ڈر گیا اور میں اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس دفعہ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس کو سارا معاملہ بتایا۔ اس نے بتایا کہ ہم ابھی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اس میں سب کچھ نظر آ جائے گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس الٹرا ساؤنڈ میں بھی بہت زیادہ وقت لگا، لیکن ڈاکٹر نے کیونکہ مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے اس نے مجھے بھی اندر کھڑے ہونے دیا۔ ویسے تو ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے میری بات مان لی اور میں بھی اندر ہی موجود تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کی بیٹی واقعی حاملہ ہے، لیکن اس کا پہلا مہینہ ہے، اور اس ڈاکٹر کے الٹرا ساؤنڈ کے مطابق وہ تاریخ بھی آ چکی ہے جس دن یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ جب ڈاکٹر نے وہ تاریخ دکھائی تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہی دن تھا جب میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی پرچی کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی تھی، یعنی جب میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی وہ اسی وقت امید سے نہیں تھی، بلکہ وہ اسی دن حاملہ ہوئی تھی۔ یہ سن کر تو میرے رگوں میں خون جمنے لگا۔ اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ اسی ڈاکٹر نے کیا ہے جو میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بہانے اندر لے گیا تھا۔
वहाँ पर मुझे खड़े भी नहीं होने दिया था और 1 घंटे के बाद वापस आया था। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया और वो दवाइयाँ भी दिखाई जो उसे दी थी। तो डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये दवाइयाँ उसने जो आपको दी हैं ये हमल गिराने की हैं। शायद उसे पता था कि हमल ना हो जाए, इसलिए उसने हमल गिराने की दवाई भी साथ दे दी थी और उसने सख्त ताकीद भी की थी कि 1 महीने तक दवाइयाँ खिलानी हैं, क्योंकि 1 महीने तक यही दवाइयाँ खिलाने से हमल गिर सकता था। लेकिन इस तरह की दवाइयाँ 100% रिजल्ट लेकर नहीं आती। लोगों के तो कभी कभी अबॉर्शन भी फेल हो जाते हैं। आपकी बच्ची पर दवाइयों ने असर नहीं किया है। इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ डॉक्टर की वजह से हुआ था। मेरी बेटी के पेट में कभी कोई रसौली थी ही नहीं। उसने बहाना करके मेरी बेटी के साथ बदफेली की थी और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैंने कहा अपनी बेटी से कि जो कुछ भी हुआ है सारी बातों में से कोई भी बात अपने बाबा या किसी और को ना बताना। मैं वापस उस डॉक्टर के पास गई तो वो वहाँ पर नहीं था। कंपाउंडर ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब घर गए हैं। मैं वहीं पर इंतज़ार करने लगी कि कभी तो वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। और जब वापस आया और मैंने उसे कहा कि तुमने ये सब कुछ किया है, तो कहने लगा क्या हो गया बीबी, अपनी बदकिरदार बेटी का गुनाह मेरे मत्थे क्यों लगा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो बुरी बुरी बातें करने लगा। आसपास के दुकानों वाले और लोग मतवज्जो होने लगे। ये तो वही बात थी कि कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ आपके कपड़ों पर ही गिरता है। मैं कभी भी ये साबित नहीं कर सकती थी और वो मेरी बेटी पर मज़ीद बातें करता तो ये मामला बहुत आगे बढ़ जाता। मैं वापस लेडी डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा कि आप ही कुछ करें। उसने कहा कि पहला महीना है, कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। मुझे ये बात अपने शौहर को बतानी पड़ी। मेरे शौहर ने कहा कि मैं उस आदमी को जान से मार डालूंगा। लेकिन जब हम दोबारा वहाँ गए तो उसका क्लिनिक वहाँ से शिफ्ट हो चुका था। वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। शौहर को ना बताती तो फिर मामले को संभाल नहीं पाती थी। शौहर भी बेबस हो गया था। मुझे ही कहने लगा कि तुम्हें देखना चाहिए था, आजकल हालात ठीक नहीं हैं, आइंदा बेटी को किसी के साथ भी अकेला नहीं छोड़ना। ये मामला तो हल हो गया और किसी को इस बारे में कानों कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया था। लेकिन एक दिन मैं अपनी बहन के घर वापस गई और उसने मुझे कहा कि आज क्यों आई हो, फिर मेरा दिल जलाने आई हो। उस दिन जो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी वो कम नहीं थी क्या, जो आज दोबारा आ गई हो? मैंने उसकी बेटी के बारे में बहुत बातें की थी, इसलिए शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ था। लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी अपने रवैये के लिए। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी बहन ने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया और उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम तो मेरी बहन हो, कोई गैर तो नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ, बस यही दुआ है अल्लाह सबकी बेटियों की इज़्ज़त महफूज रखे। बेटियों की इज़्ज़त तो बहुत कीमती होती है। मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरा भी दिल हल्का हो गया। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को उसके बाद से बहुत संभाल के रखने लगी। फिर मेरी बहन ने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया और मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। जब मेरी बेटी 17 साल की हुई तो हमने मंगनी कर दी और जब 19 साल की हुई तो निकाह कर दिया। वो अपने घर में खुशी से रह रही है और मेरी बहन भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। मेरा बेटा होता तो मैं अपनी बहन की बेटी से उसकी शादी करवा देती, लेकिन जो किस्मत को मंजूर, उस बच्ची के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं वो बदकिरदार इंसान इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा जिसने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया था। हम उसे दोबारा तलाश नहीं कर पाए, मगर आसपास के लोगों ने बताया कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि नीम हकीम था और सारा मोहल्ला उसकी तबीयत के बारे में जानता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे क्या पता था मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मैं तो हड़बड़ी में उसके पास ले गई थी। अल्लाह ऐसे लोगों को उनका इंजाम ज़रूर दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।